हमारे चैनल नो बेसिक्स पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ, और वो टॉपिक है बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, या कह लें कि कांग्रेस का विभाजन। तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट के दृष्टि से, क्योंकि इसमें आपको जो बतलाया जाएगा तो आगे जो राष्ट्रीय आंदोलन एक अपनी धारा पकड़ता है और किस किस तरीके से अलग अलग भागों में बंटता है, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आगे आपको आगे की चीज़ें समझने में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी मदद करेगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बंगाल के विभाजन से। तो दोस्तों, आपको पता है कि बंगाल राष्ट्रवाद का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था, या कह लें कि पूरे भारत में जो राष्ट्रवाद का केंद्र था वो बंगाल था। अब अंग्रेजी शासन को ये लगता है या उन कि बंगाल को किसी तरीके से अगर विभाजित कर दिया जाए तो यहाँ की जो राष्ट्रवाद की धारा जिस तरीके से बह रही है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अब इसी के तहत जो है बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है। उस समय भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड कर्जन, और कर्जन का ये कदम उनको इतिहास में बहुत ज़्यादा बदनामी देता है। ऐसे कर्जन ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे भारत के लिए, लेकिन उनका बंगाल विभाजन का निर्णय बहुत ज़्यादा उनको बदनाम करता है। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था इसमें कर्जन की ही मुख्य भूमिका थी। तो निर्णय लेने का कारण क्या था? तो निर्णय लेने का कारण जो तर्क दिया गया था, एक दिया गया था कि प्रशासनिक कारण है। कुछ हद तक ये बात सही थी कि प्रशासनिक कारण जो था वो यह था कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था और बहुत बड़ा क्षेत्र होने की वजह से प्रशासन को चलाने में कुछ दिक्कतें हो रही थी। तो इसकी वजह से बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। लेकिन इसके पीछे का जो मुख्य ध्येय था या मंशा थी वो क्या था कि हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करना था। बंगाल का कंपोजिशन अगर देख लें तो इस तरीके का था कि पूर्वी बंगाल में अधिकतर मुस्लिम आबादी निवास करती थी और पश्चिम बंगाल में अधिकतर हिंदू आबादी निवास करती है। अब इसी योजना को प्रस्तुत किया जाता है दिसंबर 1903 में। जब इस योजना को प्रस्तुत किया जाता है तो इसका उसी समय से काफ़ी ज़्यादा विरोध शुरू होता है भारत के राष्ट्रवादियों ने, और ख़ास करके बंगाल में इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध होता है। लेकिन कर्जन अपने निर्णय पर अडिग होते हैं और अंततः वो बंगाल विभाजन का निर्णय ले लेते हैं। तो बंगाल का विभाजन जो किया जाता है दो भागों में किया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो आज का पश्चिम बंगाल है वो प्लस बिहार और उड़ीसा आते थे, और यहाँ पे हिंदू आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पूर्वी बंगाल में जो वर्तमान का बांग्लादेश और असम का क्षेत्र आता था, और यहाँ पे मुस्लिम आबादी निवास करती थी। तो बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा जब प्रस्तुत की गई थी वो 19 जुलाई 1905 को किया गया था विभाजन की रूपरेखा, और 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा कर दी गई। जब विभाजन की घोषणा की गई तो वहीं के बाद से एक आंदोलन शुरू होने लगता है, और इसकी शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। वहीं से बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन इसे कहा जाता है, या बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो कई नामों से इसे जाना जाता है। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, जो डेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। 7 अगस्त 1905 को इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, और विभाजन को प्रभावी बना दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को।
इस डेट को अर्थात 16 अक्टूबर 1605 को पूरे बंगाल में एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों जो एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधते हैं और इसे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। तो शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राखी दिवस जो मनाया गया था ये रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पे मनाया गया था और इस समय में एक गीत गाया जाता है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत की रचना की थी और वो गीत था अमार सोनार बांग्ला। और यही गीत बाद में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान भी बनता है, जो कि वर्तमान समय में भी बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में ये अपनाया गया है। तो जब बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एक तीव्र रूप से शुरुआत होती है बंग भंग आंदोलन की। और ये आंदोलन इतना ज़्यादा तीव्र था कि इसमें हिंदू मुस्लिम सभी भाग लेते हैं। गरम दल वाले नेता लोग भी उतनी भाग लेते हैं, नरम दल वाले नेता लोग भी भाग लेते हैं। तो समाज का हर एक वर्ग इसमें भाग लेता है और इस आंदोलन को जो किया जाता है उसका सबसे प्रमुख तरीका होता है बहिष्कार। बहिष्कार में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा बहिष्कार किया जाता है कपड़ा का, इंग्लैंड से जो आयातित कपड़े होते हैं उनका बहिष्कार किया जाता है। कपड़ों की होली जलाई जाती है। चीनी का बहिष्कार किया जाता है। कहा जाता है कि उस समय कई लोगों ने चीनी खाना छोड़ दिया था, चीनी का उपयोग करना छोड़ दिया था, तो इतना तीव्र विरोध था। उसके बाद अगर समाज के अलग अलग वर्गों को अगर देखें तो इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था और महिलाओं ने हड़ताल में या धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि महिलाओं ने सबसे पहले आंदोलन में जो भाग लिया था वो इसी बंग भंग आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद अन्य वर्गों की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ग है किसान। तो किसान लोग इस आंदोलन से पूरी तरह अलग थे, अर्थात किसानों ने इस आंदोलन में बिल्कुल ही भाग नहीं लिया था। छात्रों की बात करें तो छात्रों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब उसी समय में एक सर्कुलर लाया जाता है जिसे कार्लाइल सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी डीएम अर्थात सभी जिलाधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया जाता है कि किसी भी तरीके से छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोका जाए। जब ये सर्कुलर जारी होता है तो छात्रों की ओर से एक एंटी कार्लाइल समिति बनाई जाती है और इस समिति के माध्यम से बहिष्कार आंदोलन में साथ देते हैं या छात्र भाग लेते हैं, बहुत स्टूडेंट भाग लेते हैं इस आंदोलन में। उसके बाद एक डांग सोसाइटी बनाई जाती है सतीश चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में और उन्होंने ही एक रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की थी। इस आंदोलन में एक और नई बात जो देखने को मिली थी वो क्या था कि स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था। जो भी अंग्रेजी शासन के द्वारा स्कूल और कॉलेज स्थापित किए हुए थे, जो चलाए जा रहे थे, उन स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था और उसके बदले में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज भी खोले गए थे। तो ये एक और तरीका था आंदोलन का या अंग्रेजों के शासन के विरोध का। उसी कड़ी में एक बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और इस कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं अरबिंदो घोष। और यहाँ के अन्य जो टीचर थे वो थे जेसी बोस, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। जगदीश चंद्र बोस इस कॉलेज में पढ़ाते हैं। उसके बाद अवनींद्र घोष भी यहाँ पे एक टीचर होते हैं। उसी तरीके से एक स्वदेशी बांधव समिति थी जिसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। ये एक एनजीओ था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि समाज सेवा के लिए काम करता था। तो इस स्वयंसेवी संस्था की भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी या भागीदारी थी। तो इस तरीके से आंदोलन
चलता है। सारे नेता इसमें भाग लेते हैं। सूर्य नरम दल वाले, गरम दल वाले, जितने भी नेताओं के नाम आपको नाम याद आते हैं, सारे नेताओं ने इसमें भाग लिया था। और बंगाल में सबसे ज्यादा इसका विरोध हुआ था, या इस आंदोलन का कह ले तो बंगाल में सबसे ज्यादा तीव्र विरोध था। बंगाल के बाहर अगर देखें तो महाराष्ट्र में इस आंदोलन का नेतृत्व तिलक ने किया था। पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल विभाजन जो किया गया, ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक कारणों से किया गया था। इसका इतना ज्यादा विरोध होगा ये अंग्रेजों ने भी सोचा नहीं था, या ब्रिटिश शासन ने नहीं सोचा था। तो जब आंदोलन जैसे जैसे तीव्र होता गया तो अंग्रेजों के सामने ये दुविधा खड़ी होने लगी कि इस आंदोलन को संभाला कैसे जाए, इतने बड़े पैमाने के विरोध को दबाया किस तरीके से जाए। ये चीजें शुरू हुई तो अंततः ये चलता रहा। 2-3 सालों तक तो आंदोलन चलता रहा, फिर कुछ रफ्तार इसकी धीमी भी हुई। उसके लिए अंग्रेजों ने एक अरुंडेल कमेटी बनाई। अरुंडेल कमेटी को क्या जिम्मेवारी सौंपी गई? तो इसको जिम्मेवारी सौंपी गई कि बंगाल विभाजन की आवश्यकता है या नहीं है, उस आवश्यकता की जांच करके ये कमेटी सिफारिश करे कि बंगाल विभाजन जरूरी है कि नहीं है। तो अरुंडेल कमेटी अपनी सिफारिशें देता है सारी चीजों को देखने के बाद, और वो सलाह देता है कि विभाजन को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि बंगाल विभाजन सही नहीं है, एकीकृत बंगाल होना चाहिए। तो अंततः इसी समिति की सिफारिश पे बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और रद्द करने की जो तिथि होती है वो 1 अप्रैल 1912 में होती है। उसके पहले 1911 में एक दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है कि उस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम होते हैं, वो भारत आते हैं। तो जब भारत वो आते हैं तो उन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है। और इसी दिल्ली दरबार में 2 बातों की घोषणा हुई थी। पहली थी कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा होती है, और दूसरी घोषणा थी भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली बनाया जाता है। तो ये 2 चीजें दिल्ली दरबार में होती है, और 1 अप्रैल 1912 से को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। और दिल्ली दरबार जो आयोजित होता है वो 1911 में होता है। तो ये बंगाल विभाजन से जुड़ी कुछ बातें थी। अब हम आते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई। तो दोस्तों, जब बंगाल विभाजन के बाद जो बंग भंग आंदोलन हुआ, वो आंदोलन इतना ज़्यादा तीव्र था कि अंग्रेजों को ये लगा कि हिंदू और मुस्लिमों की एकता को अगर नहीं तोड़ा गया तो अंग्रेजों का भारत में शासन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी के तहत जो है एक रणनीति अपनाई जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, 1887 ईस्वी से ही शुरुआत हो गई थी। सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में तोड़ लिया था, और उनका उपयोग वो करते हैं कि कांग्रेस से मुस्लिम ना मिले या मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग किया जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन वापिस बुला लिया जाता है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो भारत आते हैं। तो भारत जब आते हैं तो उसी समय क्या होता है कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलता है। और लॉर्ड मिंटो से ये शिष्टमंडल मिलने के बाद मिंटो के समक्ष, या कह लें वायसराय के समक्ष, इस शिष्टमंडल ने मुस्लिम हित और उसमें भी राजनीतिक हितों की बात की कि मुस्लिमों की राजनीतिक हित किस तरीके से संरक्षित किए जा सकते हैं। तो इसके लिए वायसराय ने सलाह दिया कि एक संगठन स्थापित किया जाए, और उन्हीं की सलाह के बाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब इसमें 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था।
एक थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और दूसरे थे आगा खान। अब इस मुस्लिम लीग को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजी सहयोग प्राप्त करना। अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त करना, किस बात के लिए सहयोग प्राप्त करना? तो मुस्लिम हितों का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण हो, उसके लिए अंग्रेजों का सहयोग लेना, अर्थात अंग्रेजी सरकार मुस्लिमों के प्रति नरम रहे, इसके लिए एक प्रयास करना था। दूसरा क्या था कि मुस्लिमों के हित की रक्षा करना, और तीसरी जो बात थी कांग्रेस के प्रभाव को रोकना। ये 3 मुख्य उद्देश्य थे मुस्लिम लीग को स्थापित करने का। उसके बाद मुस्लिम लीग जब स्थापित हो जाता है तो अंग्रेजों की तो इच्छा थी ही, कांग्रेस की भी स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी, लेकिन कांग्रेस अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार नहीं चलती, बल्कि वो राष्ट्रीय हित के अनुसार से वो चलती है। भारतीयों का हित किसमें है उस बात को लेकर वो चलती है। तो वो संस्था तो उनके हाथ से बाहर निकल चुकी थी। अब मुस्लिम लीग पूरी तरीके से अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार चलती है और सिर्फ मुस्लिम हितों का ही वो ध्यान रखती है। अब इसी बात को लेकर 1908 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग की, और ये पृथक निर्वाचन की जो मांग हुई थी इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। वो दूसरा अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, अर्थात मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए एक अलग निर्वाचक की व्यवस्था करने की मांग की गई। अब अंग्रेजों ने इस मांग को पूरा भी कर दिया। 1909 के भारत शासन अधिनियम में इस बात का प्रावधान कर दिया गया। अब यही चीजें बाद में भारत विभाजन का कारण भी बनता है, यहां से इसका बीजारोपण किया गया। अब क्या होता है कि जब मुस्लिम लीग जब मुस्लिम हितों की बात बहुत ज्यादा करने लगता है, राष्ट्रहित से ज्यादा वो मुस्लिम हित की जब बात करने लगता है, तो उसके विरोध में एक और कमिटी बनती है, या कह ले एक आंदोलन का भी कई बार नाम दिया जाता है। इसे अहरार समिति भी कहा जाता है, या इसी को अहरार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लीग विरोधी एक गुट था जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक करता था। इस गुट के महत्वपूर्ण जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो इनके नाम बड़े महत्वपूर्ण है, वो याद रखिएगा। और ये गुट जो है कांग्रेस को समर्थन करता था और मुस्लिम लीग का विरोधी था। इसके सदस्य थे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मोहम्मद जफर अली। तो ये सारे जो लोग थे ये कांग्रेस से जुड़े हुए नेता लोग ही थे। तो इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे अहरार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब ये सब सारी घटनाएं जो हो रही है, अंग्रेजों की एक फूट डालो राज करो वाली नीति चल रही थी, और उसी समय कांग्रेस में भी एक उदारवाद और विचारधारा की एक लड़ाई चल रही थी। उदारवादी विचारधारा थी और 1885 से उदारवादियों का कांग्रेस पर प्रभाव ज्यादा था, प्रभुत्व था। तो उसके विरोध में एक गरम दल आता है, और गरम दल के नेता लोग जो होते हैं लाल बाल पाल और घोष होते हैं। तो वो धारा भी एक चल रही थी कि कांग्रेस में भी एक विभाजन की स्थिति होती है, और अंततः 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का भी विभाजन होता है। तो इस विभाजन के कारण क्या बनते हैं इसको हम समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस आखिर विभाजित क्यों हो गया। जो 2 साल पहले 1905 ईस्वी में गरम दल और नरम दल वाले नेता एक साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे थे और इतने बड़े आंदोलन को चलाया था और उसे सक्सेसफुल बनाया था, वो 2 साल के बाद कैसे विभाजित हो जाती है। तो एक जो पीछे की वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि भारत में किस तरीके से उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म होता है, उसके कारणों को तो हमने देखा था। अब एक्चुअल जो कारण कांग्रेस को विभाजित होने का आता है, जो तात्कालिक कारण जो कह ले, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं।
वो क्या थी। तो 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपको पता है। और उस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बनारस अधिवेशन में क्या होता है कि लाला लाजपत राय एक भाषण देते हैं और एक प्रस्ताव रखते हैं कि कांग्रेस को आंदोलन तो चलाना चाहिए ही चाहिए। अब आंदोलन का तरीका क्या होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह का सुझाव दिया था, जो बाद के समय में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तो उसी सत्याग्रह को अपनाने की बात सबसे पहले लाला लाजपत राय ने 1905 के बनारस अधिवेशन में की थी। अब इस बात का समर्थन तिलक करते हैं, अर्थात बाल गंगाधर तिलक इसका समर्थन करते हैं। और साथ में तिलक का सुझाव होता है कि 1906 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हो, अर्थात अगला जो अधिवेशन हो, उस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाए। अब क्या होता है कि 1906 का जब समय आता है कांग्रेस अधिवेशन की जब होने को होता है, तो नरमपंथी नेताओं ने एक चाल चली और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता जो कि दादा भाई नौरोजी थे, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये अधिवेशन कलकत्ता में होता है। अब इस अधिवेशन में क्या होता है कि जब दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो दादा भाई नौरोजी उस समय इतना बड़ा नाम था कि गरम दल के नेता जो हैं वो भी चुप हो जाते हैं कि उनके नाम पे वो भी सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में कुंठा तो रहती ही है। अब जब सत्र शुरू होता है, अधिवेशन शुरू होती है, तो कुछ मांगे उठती हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो गरम दल के नेताओं के द्वारा 2 प्रस्ताव लाए जाते हैं। एक जो प्रस्ताव होता है वो होता है कि बहिष्कार आंदोलन को देशव्यापी बनाया जाए। बहिष्कार आंदोलन जो कि बंग भंग आंदोलन में सफलतापूर्वक इसका इस्तेमाल किया गया था, विदेशी वस्तुओं का वही बहिष्कार किया गया था और बहुत एक उग्र विरोध हुआ था बंगाल में, और यह बहुत ज़्यादा सफल होता है। तो गरम दल के नेता ये प्रस्ताव रखते हैं अधिवेशन में कि ये जो बहिष्कार आंदोलन बंगाल में चलाया जा रहा है, इसको देशव्यापी बनाया जाए, पूरे देश में बहिष्कार आंदोलन चलाया जाए। तो नरम दल के जो नेता होते हैं वो इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। इससे गरम दल वाले नेता बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। उसके बाद उसी समय 1907 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आने का कार्यक्रम बनता है। घोषणा होती है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आएंगे। तो इस संबंध में भी चर्चा होती है। अब नरम दल वाले नेता होते हैं, वो प्रस्ताव रखते हैं कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो कांग्रेस उनका स्वागत करे। इससे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन पर कांग्रेस के प्रति एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भारतीयों के प्रति एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब गरम दल वाले नेता जो होते हैं वो इसका विरोध करते हैं कि हमें बिल्कुल ही उनका स्वागत नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनका तो विरोध करना चाहिए, जैसे काला झंडा वगैरह दिखलाकर विरोध किया जाता है। तो गरम दल के नेताओं ने उसी तरीके की बात रखी कि नहीं, हम उनका स्वागत क्यों करें। इस समय में जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और बंगाल को विभाजित कर दिया गया, और वैसी स्थिति में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे हैं, तो हम उनका सम्मान क्यों करें। अब इस बात में गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच में बहुत ज्यादा विवाद गहरा जाता है। लेकिन यहाँ पे बात तो अधिवेशन में खत्म हो जाती है। अंततः नरम दल के नेताओं की संख्या ज्यादा थी, उनका प्रभाव ज्यादा था, तो उनकी बातें, गरम दल वाले नेताओं की बातें अनसुनी कर दी जाती है। अब 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित होता है। इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन होगा, इस मुद्दे पे विवाद हो जाता है गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच में। नरम दल वाले लोग रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और गरम दल वाले लोग चाहते हैं कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने या बाल गंगाधर तिलक बने। अंततः बोस जो है वो अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। जब बोस अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो वो अपना अध्यक्षीय भाषण देते हैं। जब वो अध्यक्षीय भाषण देते हैं तो उसमें गरम दल के नेताओं पे बहुत ज्यादा कटाक्ष
पूर्ण टिप्पणी करते हैं, व्यंग करते हैं, गरम दल के नेताओं को एक तरीके से बेइज्जत करते हैं। अब ये बातें गरम दल के नेताओं को नागवार गुजरती है, वो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। और जब विरोध इस स्तर तक पहुंचता है कि एक कह लें कि वो मांग कर देते हैं कि रास बिहारी बोस जो हैं वो अपनी जो बातें उन्होंने कही है उसे कार्यवाही से बाहर किया जाए, तो नरम दल वाले नेता इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। अंततः क्या होती है कि वाद विवाद इतना गहराता है कि जोर शोर से शोरगुल हल्ला होने लगती है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है उस सभागार में। और उसी के बीच में किसी ने शरारतपूर्ण तरीके से मंच की ओर से जूता फेंक दिया उस भीड़ में। अब नरम दल वालों को ये लगता है कि ये जूता गरम दल वालों ने फेंका है। इस बात पे दोनों ही दल के नेताओं के बीच आपस में मारपीट शुरू हो जाती है। तो इतना शर्मनाक अधिवेशन था सूरत में कांग्रेस का। और अंततः क्या होता है कि ये विवाद इतना ज्यादा गहरा जाता है, मारपीट हो जाती है। अंततः गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो जाता है। कांग्रेस एक का नाम पड़ता है कांग्रेस, जो कि नरम दल वाले थे उसी को कांग्रेस माना जाता है, और गरम दल वाले जो होते हैं उसे नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में जाना जाता है। अब 1908 में जो अगला अधिवेशन होता है उसमें गरम दल के नेताओं के प्रवेश पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाती है कि गरम दल के नेताओं का कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, ये स्थिति होती है। अब अंग्रेजी सत्ता और मुस्लिम लीग तो इन सारी चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अब सरकार क्या करती है कि जब यहाँ फूट पड़ गई, विभाजन हो गई, तो सरकार गरम दल के नेताओं पर दमन पे उतारू हो जाती है। और कार्रवाई क्या होता है, तो 1907 में लाला लाजपत राय को निर्वासित करके बर्मा भेज दिया जाता है। 1907 में ही बिपिन चंद्र पाल को जेल भेज दिया जाता है 6 महीने के लिए। और 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और 6 साल के लिए इन्हें निर्वासित करके बर्मा भेज दिया जाता है। अरविंद घोष जो होते हैं वो संन्यास ले लेते हैं और भागकर पांडिचेरी चले जाते हैं और वहां पर एक आश्रम स्थापित कर लेते हैं और राजनीतिक जीवन से पूरी तरीके से वो संन्यास ले लेते हैं। तो इस प्रकार से गरम दल के नेताओं का पूरी तरीके से प्रभाव यहाँ खत्म हो जाता है। और उस समय भारत में स्थिति ऐसी होती है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो काफ़ी जोरों से चल रहा था वो अचानक से ठप हो जाती है। और जब गरम दल के नेताओं का दमन कर दिया जाता है तो अंततः नरम दल वाले नेताओं को भी शांत कर दिया जाता है, क्योंकि उनको शांत करना तो बहुत आसान था। अब इसी का नतीजा होता है कि जब आंदोलन की बिल्कुल ही शांत पड़ जाता है, ऐसे स्थिति में जो उग्रवादी विचारधारा जो है वो पनपती है और उग्रवादी विचारा पनपती है, क्रांतिकारी विचारधारा जोर शोर से पनपती है। और उसी का नतीजा होता है कि कई क्रांतिकारी घटनाएं होती है, कई क्रांतिकारी आंदोलन चलते हैं, कई गुप्त संगठन बनते हैं और बहुत सारे हिंसक दौर एक शुरू होता है जिसमें कई अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं या अंग्रेजी सत्ता के जो निशान होते हैं उन पर हमला किया जाता है। तो क्रांतिकारी आंदोलन या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए, खास करके स्टूडेंट तक। हाँ, यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जो बंग भंग आंदोलन चलाया गया था इसमें 3 समाचार पत्रों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो समाचार पत्र था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली, उसके बाद एक समाचार पत्रिका थी लोकहित और तीसरा जो था वो था संजीवनी। तो इन समाचार पत्रों को आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।